हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आगे के सारे चलो ज्वाइन हो जाओ जल्दी जल्दी। फिर आगे शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भेषज कल्पना के बारे में। रसशाला आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। रसशाला आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम बात करेंगे भेषज कल्पना के बारे में। भेषज कल्पना, देखो भाई, अभी तक हमने रसशाला के अंदर क्या पढ़ा था? पारद के बारे में बात करी थी, पारद के बारे में पढ़ा था। साधारण रस, उपरस, महारस, विभिन्न प्रकार के रत्नों के बारे में बात करी थी और उनसे कैसे दवाइयां बनाते हैं उसके बारे में बात करी। यानी जितने भी रस है, उपरस है, महारस है, वो सारी कैसी चीजें हैं? वो सारी निर्जीव है। वो सारी कैसी है? वो सारे निर्जीव है, ठीक है। यानी उन निर्जीव चीजों से हम क्या बना रहे हैं? धातुओं से क्या बना रहे हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के लोह के बारे में बात करी थी, तांबे के बारे में बात करी थी, स्वर्ण के बारे में बात करी थी, लोहे के बारे में बात करी थी, पीतल के बारे में बात करी थी, ठीक है। कई सारी चीजों के बारे में बात करी थी। तो वो सारी कैसी चीजें होती हैं? वो सारी निर्जीव चीजें होती हैं, ठीक है। खदानों से प्राप्त करी जाती है, पहाड़ों से प्राप्त करी जाती है, जमीन के अंदर से प्राप्त करी जाती है, ठीक है। उनसे हम दवाइयां बना रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रसशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम रसशाला कहते हैं। जबकि भेषज कल्पना एक अलग चीज है। आपने औसत द्रव्य के अंदर, आपको मैंने औषध द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया था। 115 प्रकार की वनस्पति अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। तो उन वनस्पतियों से किस प्रकार से औषधियां बनाई जाती, क्या क्या कल्पना बनाई जा सकती है, क्या क्या कल्पना। कल्पना का मतलब क्या है? कि हम इस वनस्पति से स्वरस बना सकते हैं, बोले तो उसका रस निकाल सकते हैं, रस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बीमारी में रस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। रस दे सकते हैं उसका, ठीक है। जैसे पत्तों का रस होता है, उसका काढ़ा बना सकते हैं, यानी क्वाथ बना सकते हैं उसका, ठीक है। उसका हम क्या बना सकते हैं? चूर्ण बना सकते हैं। उससे हम वटी, वटी बोले तो गोली बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें आएगी, जैसे हिम है, फांट वगैरह चीजें आएगी, वो एक आगे की बातें हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वनस्पतियों से स्वरस बनाना, काढ़ा बनाना, चूर्ण बनाना, बटी बनाना, गोली बनाना, ये सब किससे बना रहे? वनस्पतियों से बना रहे। अपन रसशाला में तो अपन ने बात ही नहीं करी इनके बारे में कि स्वरस है, काढ़ा बना रहे हैं, चूर्ण बना रहे हैं, नहीं करी ना बात। वहां तो अपन ने क्या करी थी बात? रस के बारे में बात करी थी। बोले तो श्वास कुठार रस, काम दुधार रस, तिरुभवन कीर्ति रस, ऐसे इन चीजों के बारे में बात करी थी। विभिन्न प्रकार के भस्मों के बारे में बात करी थी, परपटी के बारे में बात करी थी, ठीक है। इन चीजों के बारे में बात करी थी। लेकिन अब हम औसत द्रव्य में जो अपन ने 115 प्रकार की ड्रग पढ़ी है, उन ड्रग बोले तो वनस्पतियों से हम कैसे स्वरस बनाते हैं, ठीक है, कैसे हम काढ़ा बनाते हैं, कैसे हम चूर्ण बनाते हैं, कैसे हम वटी या गोली बनाते हैं, इन सबको बनाने को क्या बोलते हैं? कल्पना बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इसे हम कल्पना बोलते हैं, ठीक है। तो औषध जो वनस्पतियां जो होती हैं, उन वनस्पतियों से विभिन्न प्रकार की कल्पना बनाना, विभिन्न प्रकार की कल्पना करना क्या कहलाता है? भेषज कल्पना कहलाता है। सबके समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? भेषज कल्पना और रसशाला के बीच में अंतर सबको समझ में आया क्या? भावेश्वरी, अशोक कुमार, रेणु नागर, नेहा गुजर, भगवान सिंह, बोलो भाई।
जो बात अभी मैंने समझाई है भेषज कल्पना के बारे में एक बार फिर से बताएंगे। चलो देखो, अपन ने क्या बात करी थी, रसशाला के अंदर अपन ने विभिन्न प्रकार के रसों के बारे में बात करी थी। जैसे उपरस पढ़े थे अपन ने, महारस पढ़े थे अपन ने, ठीक है, साधारण रस पढ़े थे, पारद के बारे में बात करी थी, रत्नों के बारे में बात करी थी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के लोह के बारे में बात करी, जैसे सोना, चांदी, तावा, जस्ता वगैरह, पीतल वगैरह है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो वो सारी चीजें कैसी होती है, रसशाला में अपन ने जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो सारी कैसी चीजें होती है, निर्जीव होती है, जमीन धरती के नीचे से प्राप्त होती है, पहाड़ों से प्राप्त होती है, खदानों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें समुद्रों से भी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या बनता है, विभिन्न प्रकार के रस बनते हैं, जैसे श्वास कुठार रस, काम दुधा रस, तिरुभवन कीर्ति रस, इस तरह की चीजें बनती है ना। और रस के अंदर क्या होता है, पारद होता है, इसलिए उसको रस बोलते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की भस्मों के बारे में बात करी थी अपन ने, विभिन्न प्रकार की परपटी के बारे में बात करी थी। ठीक है, पंचअमृत परपटी, ठीक है, श्वेत परपटी, इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, तो अपन रसशाला में क्या कर रहे हैं, निर्जीव चीजों से क्या बना रहे हैं, औषधि बना रहे हैं। ठीक है, तो वो तो किस में आती है, रसशाला के अंदर आती है। जबकि भेषज कल्पना क्या है, भेषज कल्पना क्या है, औषध द्रव्य के अंदर अपन ने जो 115 प्रकार की ड्रग पढ़ी है, औषध द्रव्य के अंदर जो अपन ने 115 प्रकार की जो वनस्पति यानी ड्रग के बारे में बात करी है, उन वनस्पतियों से कैसे हम स्वरस बना सकते हैं, कैसे हम क्वाक यानी काढ़ा बना सकते हैं, कैसे हम उसका चूर्ण बना सकते हैं, कैसे हम बटी यानी गोली बना सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। तो भेषज कल्पना के अंदर हम किन से दवाइयां बनाना सीखेंगे, इन वनस्पतियों से दवाइयां बनाना सीखेंगे। ठीक है, रसशाला के अंदर हम जो निर्जीव चीजें होती है, जैसे लोहा है, सोना है, विभिन्न प्रकार के रस है, रत्न है, ठीक है, उनसे दवाइयां बनाते हैं, किसके अंदर, रसशाला के अंदर। अब बताओ भाई, अब समझ में आया क्या, बोलो भाई, अब तो समझ में आ गया होगा। तो देखो भाई, पेज नंबर आप निकालो, चैप्टर नंबर 10 है, पेज नंबर 189, लिखा है पंचविध कषाय कल्पना। एक शब्द लिखा हुआ है पंचविध कषाय कल्पना। पंचविध कषाय कल्पना क्या होती है, देखो भाई क्या लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, कषाय शब्द की। अब देखो, पंचविध कषाय में एक क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर का, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पंचविध कषाय कल्पना से। ठीक है, तो देखो भाई, कषाय शब्द किससे बना है, कषाय शब्द की निष्पत्ति बोले तो कषाय शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो कषाय शब्द की उत्पत्ति हुई है कस हिंसाय धातु से कषाय शब्द बना है। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है, ये कश हिंसाया। ठीक है, ये क्या है, एक संस्कृत का शब्द है, जिससे क्या, कौन सा शब्द बना है, ये कषाय शब्द बना है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है वानस्पतिक द्रव्य बोले तो वनस्पति, वानस्पतिक द्रव्य का मतलब क्या है, ड्रग बोले तो वनस्पति के स्वरूप, स्वरूप बोले तो वनस्पति का स्वरूप कैसा होता है, या तो पत्ते होंगे, या जड़ होएगी, या फूल होंगे, या फल होगा। ठीक है, यही चीजें होती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जैसे अपन को मान लो किसी रस बनाना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो पत्ते जो होते हैं, उसके जो पत्ते जो होते हैं उनको निचोड़ कर उनका रस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा है वनस्पति द्रव्य के स्वरूप का हम परिवर्तन कर रहे हैं, यानी उनको नष्ट कर रहे हैं। जैसे वनस्पतिक द्रव्य बोले तो वनस्पति के स्वरूप, जैसे उसकी मूल है, पत्र आदि है। ठीक है, पत्र का मतलब पत्ते होते हैं। ठीक है, तो उनको नष्ट करके यानी उनको कूट पीट कर हम क्या कर रहे हैं, उनको सेवन योग्य यानी बीमारी में रोगी को देने योग्य उसे हम बना रहे हैं। ठीक है, जैसे वनस्पति है, कोई वनस्पति बोले तो कोई पौधा है। ठीक है, और उस पौधे की जो पत्ती जो होती है बोले तो पत्र जो होते हैं उसके,
पत्र बोले तो पत्ते जो होते हैं उनसे क्या बनाते हैं हम, दवाइयां बना रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे हम, कूट पीस कर क्या करेंगे, कूट पीस कर हम क्या करेंगे, इसका रस निकाल लेंगे। इस रस को क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं इसे, ठीक है। इसका प्रयोग हम करते हैं, आपने देखा होगा, जब आप सबने रामायण देखी होगी तो रामायण के अंदर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, ठीक है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो जो वहां पर जो डॉक्टर बैठे रहते हैं वो डॉक्टर क्या करते हैं, पत्तों को लेते हैं और पत्तों को कूट पीस कर क्या बनाते हैं, उसका रस बनाते हैं, उसका स्वरस निकाल देते हैं, ठीक है। और जहां पर घाव होता है लक्ष्मण जी के, वहां पर औषधि को लगाते हैं, ठीक है। तो कूट पीस कर क्या बना रहे हैं हम, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बना रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचविध कषाय कल्पना कहते हैं। आगे लिखा है, आचार्य काश्यप ने कषाय शब्द की विस्तृत व्याख्या की है और विस्तृत व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिसके सेवन करते समय, यानी हम किसी भी पौधे का, अब ऐसा तो है नहीं है कि आपको, जैसे मान लो नीम है, नीम के पत्तों का रस आप पीजिए, नीम के पत्तों का रस पियोगे तो कैसा लगेगा, गले में कड़वा कड़वा सा लगेगा, ठीक है। तो लिखा है जिसके सेवन करते समय कंठ में क्या हो, कसाव हो, बोले तो जकड़ाहट महसूस हो और वह अरुचिकर लगे। कड़वापन है तो अच्छा थोड़ी लगेगा, अरुचिकर बोले तो अच्छा नहीं लगता है। और प्रयुक्त किए जाने पर रोग का कर्षण बोले तो निवारण करे, उसे क्या कहते हैं, कषाय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पंचविध कषाय कल्पना के अंदर यहाँ पर आचार्य काश्यप ने क्या बताया है, इसकी परिभाषा बताई है। क्या बताई है, इसकी परिभाषा बताई है कि जिसके सेवन करने से, यानी जिसका सेवन करने से गले में क्या आती हो, जकड़ाहट सी महसूस होती हो, ठीक है। क्योंकि कड़वापन लगेगा तो अपन गले को पकड़ते हैं ना कि कड़वा कड़वा सा हो गया मुंह, ठीक है। और अपन को अरुचिकर लगता है, बोले तो अच्छा नहीं लगता है, कड़वी चीजें खा लेंगे। लेकिन प्रयुक्त किए जाने पर, यानी अगर उस रस का हम सेवन करेंगे तो उससे क्या होता है, रोग का निवारण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कषाय कहते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ आप नीचे ही नीचे, जो काम की बात आ रही है नीचे ही नीचे आ रही है। सर्वप्रथम चरक संहिता में, यानी आचार्य चरक ने इसके बारे में बताया। तो आचार्य चरक ने क्या कहा है साहब, देखो ये जो बुक में आपको बिखरे बिखरे सी शब्द लिखे हुए हैं, इनको मैं नोट्स में जोड़कर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता के कौन से स्थान में, सूत्र स्थान में बताया है, किसके बारे में, पंचविध कषाय कल्पना के बारे में बताया है। तो इन्होंने जो पंचविध कषाय कल्पना के बारे में बताया उसमें देखो क्या लिखा है, एक सेकंड रुको। तो आचार्य चरक ने जो बताया है वो बताया है, पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस आता है, एक कल्क आता है। कल्क का मतलब क्या होता है, पेस्ट होता है, और स्वरस का मतलब क्या होता है, जूस होता है, ठीक है। क्या होता है, जूस, ठीक है। फिर आती है एक क्वाथ कल्पना, बोले तो काढ़ा, बोले तो काढ़ा, ठीक है, काढ़ा पीते ना अपन, ठीक है। या इसे हम श्रत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम श्रत भी कहते हैं, ठीक है, क्वाथ या श्रत, ठीक है। और क्या है देखो भाई, एक होता है शीत या हिम, शीत बोल दो या हिम बोल दो, ठीक है। और क्या बताया है, फांट बताया है। ये टोटल जो 5 है, ये पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत आचार्य चरक ने इन 5 चीजों के बारे में बताया है कि साहब ये 5 चीजों, ये जो 5 चीजें हैं ये किससे बनती है, ये वनस्पति से बनती है। अब देखो भाई इसमें अंतर क्या क्या है। देखो स्वरस का मतलब तो वही हो गया, जैसे पत्तों का रस निकाल दिया, ठीक है। कल्क का मतलब क्या हो गया, पत्तों को, जैसे अपन चटनी बना रहे हैं ना, चटनी बना रहे एक तरह से, जैसे धनिये की चटनी बना रहे अपन, तो धनिये के पत्ते ले लिए और पुदीने के पत्ते ले लिए, उनको सिलबट्टे पर में रगड़ रगड़ कर क्या करते हैं, कल्क बना लेते हैं, बोले तो पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक काढ़ा बनाते हैं अपन, ठीक है, पानी को उबालने के लिए रख देते हैं, उसमें औषधि वगैरह डाल देते हैं,
ठीक है। एक होता है शीत या हिम, ठीक है। शीत या हिम में क्या करते हैं हम, रात भर उसको भिगोकर फिर काम में लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही फांट होता है, फांट के बारे में आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आचार्य सुश्रुत है, आचार्य सुश्रुत ने भी क्या बताया है, आचार्य सुश्रुत ने भी ये 5 ही बताए हैं, लेकिन साथ में इन्होंने एक एक्स्ट्रा बता दिया है, जो है क्षीर कल्पना। क्या है, क्षीर कल्पना। इस तरह से आचार्य सुश्रुत ने टोटल 6 बताए हैं, यानी स्वरस, कल्क, क्वात, हिम या शीत और फांट के अलावा इन्होंने क्या बताया है, क्या बताया है, इन्होंने 6 बताए हैं, यानी क्षीर कल्पना के बारे, यानी क्षीर बोले तो दूध का भी इन्होंने यहां पर यूज कर लिया है। अगला है आपका आचार्य काश्यप ने, ठीक है। अब देखो भाई, आचार्य काश्यप ने कितनी कल्पना बताई है, आचार्य काश्यप ने 7 कल्पनाएं बताई है, ठीक है। कितनी कल्पनाएं बताई है, 7 कल्पनाएं बताई है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया है कि साहब स्वरस होता है, कल्क होता है, क्वात होता है, शीत होता है, फांट होता है, और 2 और एक्स्ट्रा इन्होंने बताया है। 2 बताया इन्होंने, एक तो चूर्ण बता दिया, यानी पत्तों को सुखा लो या जड़ को सुखा लो और फिर उसे कूट पीट कर उसका चूर्ण बना लो, ठीक है। और एक बोला है इन्होंने मद, क्या बोला है, मद बोला है, यानी सीरप, ठीक है। ये आचार्य काश्यप ने 7 बताए हैं टोटल, ठीक है। अगले पेज पर आओ। अच्छा, एक बात और लिखी है यहां पर, देखो नीचे नीचे क्या लिखा है। सर्वप्रथम फर्स्ट पेज की बात कर रहे हैं हम, तो सर्वप्रथम इस पेज की बात कर रहा हूं मैं, इस पेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लिखा है सर्वप्रथम चरक संहिता के सूत्र स्थान में, ठीक है, पंचविध कषाय कल्पना के बारे में आचार्य चरक ने क्या बताया है, स्वरस, कल्क या शरत, क्वाथ, शीत या हिम, ठीक है। और क्या बताया है, फांट के बारे में बताया इन्होंने, यानी इन्होंने आचार्य चरक ने पंचविध कषाय कल्पना यह 5 बताई है, ठीक है। जिन्हें क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि साहब फांट जो होता है वो सबसे हल्का होता है, सबसे लघु होता है पचने में, ठीक है, यानी पचने में हल्का होता है, जबकि स्वरस जो होता है वह गुरु होता है, बोले तो यह पचने में भारी होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें इसमें पचने में भारीपन सा नजर आता। ये तो आराम से पच जाएगा, लेकिन फिर शीत पचने में कुछ थोड़ा सा भारीपन सा लगेगा, क्वाथ में और ज्यादा भारीपन लगेगा, कल्क में और ज्यादा भारीपन लगेगा, और स्वरस में सबसे ज्यादा भारीपन लगता है, यानी वो पचने में ज्यादा टाइम। जैसे मान लो कि फांट है, फांट 1 घंटे में पच गया, ठीक है, शीत 2 घंटे में पच गया, क्वाथ 3 घंटे में पच गया, कल्क को पचने में 4 घंटे लगते हैं और स्वरस को पचने में 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। ऐसे आप समझो इसको, ठीक है। चलो, लिखा है उपरोक्त कल्पनाओं का सर्वत्र प्रयोग नहीं किया जाता है, रोग एवं रोगी के बल पर विचार करते हुए जिस कल्पना की आवश्यकता हो उसका निर्माण करना चाहिए। देखो भाई क्या समझाना चाह रहा है आपको, ये समझाना चाह रहा है, यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि आपके पास में मान लो कोई पेशेंट आया, तो ऐसा थोड़ी है कि आप एक ही जैसे गिलोय है, गिलोय दे रहे हो उसको, मान लो आप, ठीक है, तो गिलोय का आप स्वरस भी बना दोगे, कल्क भी बना दोगे, क्वाथ भी बना दोगे, शीत भी बना दोगे, फांट भी बना दोगे, क्षीर भी बना दोगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी करोगे आप, ठीक है। आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई व्यक्ति की पाचन शक्ति कैसी है, व्यक्ति का बल कैसा है, व्यक्ति ज्यादा कमजोर तो नहीं है, ठीक है। इन सारी चीजों को देखकर आप डिसाइड करोगे कि भाई उसको औषधि हमें कैसे देनी। मान लो व्यक्ति कमजोर है और उसकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे, स्वरस थोड़ी दोगे उसे, आप क्या करोगे, ऐसी चीज दोगे जो आराम से पच जाए, ठीक है। तो आप क्या देना पसंद करोगे, उसको फांट देना पसंद करोगे, या फिर शीत या हिम देना पसंद करोगे, या काढ़ा देना पसंद करोगे जो आराम से पच जाए, ठीक है। चलो आगे लिखा है
कषाय योनि। तो कषाय योनि जो होती है, आचार्य चरक ने कषाय की 5 योनि बताई है। तो जैसे 5 प्रकार के रस होते हैं, जैसे 5 प्रकार के रस होते हैं, सॉरी 6 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। यहाँ पर जितने रस होते हैं, समझना बात को, यहाँ पर जितने रस होते हैं उतने ही क्या होती है, कषाय योनि होती है। केवल किसको छोड़कर, केवल लवण को छोड़कर। बोले तो लवण जो नमक जो होता है, नमक जो होता है वह पानी में घुल जाता है, ठीक है। लवण जो होता है वह पानी में घुल जाता है, इस वजह से उसको कषाय योनि नहीं माना गया है, ठीक है। लिखा है उपरोक्त योनियां मधुर आदि पंच रसों से बताई गई है। चूंकि लवण जल में पूरी तरह से घुल जाता है, इसलिए उसे उससे मतलब नमक से, आप नमक से स्वरस तो बना नहीं सकते, न कल्क बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते आप, ठीक है। चलो अगली बात है, जो यही बात है फिर से आ रही है। आचार्य सुश्रुत ने इन 5 कल्पनाओं के अलावा एक क्षीर कल्पना को अलग से मानकर टोटल 6 कल्पना के बारे में बताया। बोले तो स्वरस, कल्क, क्वात, शीत या हिम या फांट और साथ में क्षीर कल्पना, ऐसा उन्होंने मानकर कितनी बताई है, 6 बताई है, ठीक है। ये आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कैसे याद रखनी है, कितनी मात्रा में याद रखनी है, वो सारे आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। आगे लिखा है आचार्य काश्यप ने चूर्ण और मद कल्पना को अलग से मानकर टोटल क्या बताई है, 7 कल्पनाओं का उल्लेख किया है, ठीक है। यहां तक सबके समझ में आ गया क्या भाई? बोलो भाई। यहां तक सबके समझ में आ गया क्या? कोमल, अभी अभी आपने क्लास ज्वाइन करी है, अभी अभी आपने क्लास ज्वाइन करी है। हम भेषज कल्पना के बारे में बात कर रहे हैं, यानी रसशाला का जो चैप्टर नंबर 10 है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी लगभग शायद 10 से 15 मिनट की क्लास निकल चुकी है, नहीं 22 मिनट की क्लास निकल चुकी है। तो आप क्या है कि क्लास को देख लेना शुरू से, आपके समझ में आ जाएगा। और दूसरा ये है कि कल से मैं कोमल के लिए बात कर रहा हूँ। कोमल, आप कल से जो फर्स्ट क्लास है अपनी, जो शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, बोले तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो क्लास है, वहां से आप शुरू से जो पुरानी क्लास है वो भी देखना शुरू कर दो, ठीक है। और संडे को टेस्ट रहेगा, सबको संडे को टेस्ट देना अनिवार्य है। कोई भी ऐसा बच्चा मुझे नहीं मिलना चाहिए जो टेस्ट नहीं देगा, सबको टेस्ट देना अनिवार्य है। एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डालूंगा उसके अंदर, ठीक है। और उससे क्या आएगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना भाई। तो देखो क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं। बात ऐसी है कि अपन अगर अच्छा पढ़ेंगे ना, अच्छा पढ़ेंगे, अपन को अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा ही अपन को याद रहेगा, तो अपन पेपर भी अच्छा करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर अच्छा कब होगा अपना, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आप टेस्ट दोगे, ठीक है। अब देखो ऐसा तो है नहीं है कि भाई आप टेस्ट, कई बच्चे ऐसे देखे मैंने जो टेस्ट नहीं देते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट जो है वो आपकी परीक्षा नहीं है, आप परीक्षा के लिहाज से मत देखा करो टेस्ट को। टेस्ट को आप एक प्रैक्टिस के लिहाज से देखा करो, उसमें क्या है कि आपकी प्रैक्टिस होती है भाई। मैं जब आप लोग मुझे कॉपी भेजते हो, आपकी आंसर शीट भेजते हो, तो मैं ये चेक करता हूं कि किस बच्चे ने कैसा लिखा है, किस बच्चे की लिखने की लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो कई बच्चे तो क्या है बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे जयलक्ष्मी है, रेणु नागर है, ठीक है, एक जीनल है, ठीक है। ये क्या है बहुत अच्छा लिखते हैं सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो और भी बच्चे हैं, उनका नाम मुझे याद ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो आपको क्या है कि लिखने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपकी अच्छी परसेंटेज बनती है, ठीक है, अगर आपकी अच्छी परसेंटेज बनती है, तो अच्छी परसेंटेज बनती है इसका मतलब क्या है, आपको अच्छी नॉलेज है।
क्या बोल रहे हो हर्षित? देखो एग्जाम भी अभी कोई डिसाइडेशन नहीं है इस चीज का, क्योंकि अभी क्या है कि खींचतान चल रही है इस पे। अभी इस पे खींचतान चल रही है। जो बच्चे पहले से जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं संविदा की, ठीक है, तो संविदा वाले तो क्या चाहते हैं, संविदा वाले ये चाहते हैं कि साहब हमें क्या है कि है ना, हमें तो आप 10-20% बोनस दे दो और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो सीधा रास्ता चाहते हैं, ठीक है। जबकि जो बच्चे नए आए हैं, ठीक है, अब जैसे आप लोग हो, ठीक है, तो आप लोग जैसे आप लोग हो, ठीक है, तो आप लोग तो यही चाहोगे ना कि एग्जाम हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास में तो आप लोग संविदा कर्मी तो हो नहीं हो कि भाई आपको 20% 30% का बोनस मिल जाएगा। तो आप लोग क्या मांग करोगे, आप लोग कहोगे कि साहब हमारी तो एग्जाम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मामला है, एग्जाम होगी या सीधी भर्ती होगी या परसेंटेज बेस पे भर्ती होगी, ये जो मामला है अभी भी अटका हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो पहले से संविदा कर्मी लगे हुए हैं, भाई अगर एग्जाम होएगी तो वो तो बेचारे कोई 5 साल से कोई 5 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 10 साल से नौकरी कर रहा है, तो वो कहाँ पर तैयारी कर पाएंगे। वो तो सोचते हैं कि भाई अब तो हमको पढ़े हुए 10 साल हो गए, 5 साल हो गए पढ़े हुए, तो हम कहाँ फिर से तैयारी कर पाएंगे। जबकि आप जैसे जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो सारी चीजें आसान है, क्योंकि आप लोग तो पढ़ के आए हो, तो आप लोगों के लिए एग्जाम देना आसान है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि संविदा कर्मियों की अपनी एक परेशानी है और जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेश बच्चे हैं, उनकी अपनी एक परेशानी, तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। तो ये तो अंतिम निर्णय जो होगा वो है सरकार का होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट लेगा निर्णय कि भाई एग्जाम करानी है या फिर परसेंटेज बेस की भर्ती करानी। ज्यादातर चांस जो लग रहे हैं वह एग्जाम होने के चांस से ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अभी तो आप लोगों को इन चीजों का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं। अभी आपकी दिसंबर 2026 के अंदर आपकी एग्जाम हो जाएगी फर्स्ट ईयर की, ठीक है। उसके बाद में आपका जो सेकंड ईयर जो होगा वो होगा आपका 1.5 साल का, ठीक है। सेकंड ईयर होगा आपका 1.5 साल का, ठीक है। तो जैसे दिसंबर 26 में एग्जाम होगी आपकी फर्स्ट ईयर की, तो 27 पूरा निकाल दो, ठीक है। 28 जून के महीने में या अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में, मान लो जुलाई अगस्त 2028 में, इधर बता देते हैं आपको। जैसे अभी आपकी एग्जाम होएगी फर्स्ट ईयर की, वो एग्जाम होएगी आपकी नवंबर दिसंबर के आसपास होएगी, नवंबर दिसंबर 2026 में होगी, ठीक है। उसके बाद में आपका जो सेकेंड ईयर जो होता है वो कितने साल का होता है, वो 1.5 साल का होता है आपका सेकेंड ईयर। जो सेकेंड ईयर होगा आपका वो कितने साल का होगा, 1.5 ईयर का होगा, बोले तो 1.5 साल का होगा। तो आपकी जो एग्जाम लगेगी सेकेंड ईयर की वो लगेगी लगभग जून में या जुलाई में या अगस्त में, जून जुलाई अगस्त के आसपास 2028 में आपकी क्या लगेगी, सेकेंड ईयर की एग्जाम लगेगी, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम आप कब दे पाओगे, जब आप फर्स्ट ईयर अच्छे से क्लियर करोगे बिना किसी बैक के। क्योंकि क्या है, मैं आपको बात बताऊं, एक अंदर की बात आपको बताता हूं। क्या है कि जो कॉलेज है ना, कॉलेज में क्या है कि पढ़ाने का ऐसा स्तर नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि बच्चे ढंग से आंसर लिख के नहीं आते हैं, ठीक है। तो बच्चे जब ढंग से आंसर लिख कर नहीं आते हैं, तो इस वजह से क्या है कि यूनिवर्सिटी ने बच्चों के बैक लगाना शुरू कर दी, बच्चों को फेल करना शुरू कर दिया। अब बच्चे फेल होंगे तभी तो पढ़ेंगे ना। तो इस वजह से क्या है कि इस बार बहुत सारे बच्चों की बैक लगी है। इसलिए बैक लगी है क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे वैसी आंख मीच कर एग्जाम देकर आ जाते हैं। बच्चे क्या समझते हैं, जैसे बीए एमए करते हैं ना, एक रात में पढ़े और एक रात में जितना रटने में आया रट लिया और बस लिख के आ गए, ठीक है। आयुर्वेद रटने का सब्जेक्ट नहीं है, आयुर्वेद जो है वो समझने का सब्जेक्ट है। अगर आप चीजों को समझोगे और तब याद आप रखोगे तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आपकी जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, आपका जो पेपर बनाने वाले होते हैं, वो प्रोफेसर होते हैं, क्वालिफाइड प्रोफेसर होते हैं वो, ठीक है।
तो वो लोग आपकी कॉपी चेक करते हैं। तो आप लोगों ने अगर वैसे ही जैसे आर्ट्स में लिख कर आते हो, बीए एमए के अंदर आप जैसे लिख कर आते हो, कहानी लिख कर आ गए और आंख मीच के सामने वाले ने नंबर दे दो, तो ऐसा नहीं होता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में जैसा आप लिखोगे वैसा ही आपको नंबर मिलेंगे। तो बच्चों के क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं नहीं जाते हैं, एग्जाम से 10-15 दिन पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, सब कुछ रट लेते हैं और रट रटो के जैसा मन में आता है वैसा एग्जाम देकर आ जाते हैं। क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या थिंकिंग है कि साहब ये तो आर्ट्स का एग्जाम है, ये तो आर्ट्स है, ये आर्ट्स नहीं है, ये साइंस है। और साइंस के आंसर आप तब लिख सकते हो जब आप साइंस को समझोगे। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर की एग्जाम लगने के बाद में आपकी सेकेंड ईयर की एग्जाम जून जुलाई अगस्त के महीने में लगेगी। ठीक है, तो ये एग्जाम आप तब दे सकते हो जब आप इसको क्लियर करोगे, फर्स्ट ईयर को। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर को क्लियर करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, अभी तक तो कोई क्लास ऐसी थी नहीं, अभी तक ऐसी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं थी। ये पहली बार मैंने इसी पिछली साल इंट्रोड्यूस करी थी मैंने जून के महीने में। जून से हमारी क्लासेस चल रही है, अब तक मैं 2 बैच निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो उन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। अभी भी बच्चे फोन करते हैं, उन बच्चों की अभी क्या बोलते हैं, अभी उनकी इंटर्नशिप चल रही है उन बच्चों की। ठीक है, तो जिस तरह से उन बच्चों ने मेहनत करी थी वैसे ही आपको मेहनत करनी है। और सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि घर बैठे ही आपको सारी सुविधाएं मिल रही है। ना तो आपको कॉलेज की चिंता करनी है, ना आपको किसी और चीज की चिंता करनी है। आपको तो बस मोबाइल खोल के बैठ जाना है, साथ में किताब खोल के बैठ जानी है और आपको तो केवल पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसके बाद में आपकी होगी 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की होगी आपकी इंटर्नशिप। ठीक है, तो इंटर्नशिप आपकी 6 महीने की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग जनवरी फरवरी के आसपास, जनवरी फरवरी 2029 में आपकी डीएनपी कंप्लीट होगी। तब जाकर आप क्या बनोगे, आयुर्वेद नर्सिंग अधिकारी। क्या बनोगे, आयुर्वेद नर्सिंग अधिकारी। ठीक है, एग्जाम पास। अब देखो, अब ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो आप नॉलेज ले रहे हो, चाहे एग्जाम हो जाए या परसेंटेज बेस की भर्ती आए। ठीक है, अगर इनमें अगर बढ़िया परसेंटेज बनती है, 70, 75, 80% अगर आपकी बन जाती है, 70 से 80, 90 तक बनती है बच्चों की। ठीक है, तो अच्छी परसेंटेज अगर आपकी बन जाती है तो अगर सीधी भर्ती आएगी तो वैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम होती है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप चीजों को समझ समझ कर पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आपके सामने कैसी भी चुनौती आ जाए, आपका तो तय है ना आयुर्वेद नर्सिंग अधिकारी बनना। बोलो भाई, तय है कि नहीं है आपका। ठीक है, क्योंकि आप चीजों को समझ के पढ़ रहे हो। ठीक है, आप चीजों को समझ रहे हो। और आयुर्वेद नर्सिंग अधिकारी की ग्रेड पे पता है किसी को, ग्रेड पे पता है क्या, आयुर्वेद नर्सिंग अधिकारी की ग्रेड पे पता है किसी को कितने रुपए मिलते हैं इनको? किसी को पता नहीं है क्या? भगवान सिंह, तुम्हें तो पता होगा। भगवान सिंह, तुम्हें भी पता नहीं है क्या? हाँ, ये होती है ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, यानी ग्रेड पे बोल दो या पे स्केल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो 4200 ग्रेड पे या पे स्केल की नौकरी होती है ये। ठीक है, और 4200 का मतलब हो गया 42,000 रुपए। 42,000 तो आपकी बेसिक बनेगी,
इसके अलावा डीए वगैरह लगकर लगभग 50,000 के आसपास सैलरी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो हर महीने अगर आपके अकाउंट में 40-50 हजार रुपए आएंगे तो जीवन कितना आसान हो जाएगा है। अगर हर महीने 40-50 हजार रुपए अगर आते रहेंगे तो जीवन कितना आसान हो जाएगा है ना। तो इसलिए क्या है कि नहीं भाई, थर्ड ग्रेड की जो पेमेंट है वो तो और भी कम होती है अशोक कुमार। थर्ड ग्रेड की पेमेंट तो और भी कम होती है। 42,000 रुपए जो आपको मिल रहे हैं, 42 से 50,000 रुपए जो मिल रहे हैं वो सेकंड ग्रेड वालों को मिलते हैं। थर्ड ग्रेड वालों को तो और भी कम मिलते हैं। थर्ड ग्रेड वालों को तो 25-30 हजार रुपए ही मिलते हैं। ये किसने कह दिया आपसे? और आयुर्वेद में नौकरी लगना सबसे आसान है। कई बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन सबसे आसान है नौकरी लगना आयुर्वेद में। क्योंकि आयुर्वेद में बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बच्चे वैसे ही राम भरोसे चल रही है उनकी जिंदगी। ठीक है, तो जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने क्लासेस ज्वाइन करी है, तो आप लोगों को नॉलेज मिल रही है, एक एक चीज आपको समझाई जा रही है, तो इन चीजों का फायदा उठाओ आप लोग। ठीक है, अभी शुरुआत में तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है भगवान सिंह। ठीक है, शुरुआत में तो प्रोविजन पीरियड जो रहता है वो 2 साल का रहता है, उसके बाद में सैलरी बढ़ती है। ठीक है, डॉक्टर्स को ही 39,000 रुपए मिलते हैं। जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी होता है उसे ही 39,000 रुपए मिलते हैं शुरू के 2 साल तक, फिर बढ़ती है वो। ठीक है, चलो तो अपन मार्ग से भटक गए हैं, तो फिर से अपन मार्ग पे आते हैं। भाई मेरा तो ये कहना है कि मेहनत करो और नौकरी लगो, सीधी सी बात ये है, घुमा फिरा के कुछ नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम नोट्स आपको मिल जाएंगे इस महीने के अंत में, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो 10-15 दिन मेरे डिस्टरबेंस हो गया था, इस वजह से आपके नोट्स लगभग 20 दिन लेट चल रहे हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, अभी आपकी एग्जाम काफी दूर है और मैं आपको नोट्स इस महीने के अंत तक उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। स्वरस कल्पना के बारे में बात करते हैं अपन। स्वरस कल्पना बोले तो हम जूस निकाल रहे हैं। किसका जूस निकाल रहे हैं? हम पत्तों से जूस निकाल रहे हैं। अब पत्तों से कैसे जूस निकालेंगे? लिखा है वानस्पतिक द्रव्यों का। अब देखो क्या लिखा है, एक शब्द लिखा है वानस्पतिक द्रव्य। वानस्पतिक द्रव्य क्या है? वानस्पतिक द्रव्य का मतलब है यहां पर पेड़ पौधे हैं। वानस्पतिक द्रव्य का मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है साहब, पेड़ पौधों के बारे में कहना चाह रहा है कि वानस्पतिक द्रव्यों को उखाड़कर, उनको कूट पीस कर, हाँ सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे भावेश्वरी। मैं नोट्स, आप लोग मुझे एड्रेस भेजना शुरू कर दो भाई। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी डाल रखी है इन्फॉर्मेशन, आप लोग एड्रेस वगैरह भेजना शुरू कर दो मुझे, ताकि मुझे ये आइडिया लग जाए कि मुझे कितने ऑर्डर्स देने प्रिंटिंग के लिए। ठीक है ना, ऑर्डर्स देना शुरू कर देना आप लोग। लिखा है, क्या लिखा है? वानस्पतिक द्रव्य को उखाड़कर, कूट पीसकर जो रस प्राप्त किया जाता है, जो रस निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वरस कहते हैं। आगे लिखा है साहब, अब आ जाओ नीचे के पैराग्राफ पे। ऊपर वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है, एक ही लाइन काम की है, नीचे आ जाओ। आचार्य सारंगधर क्या कहते हैं वनस्पति पर? वनस्पति बोले तो पेड़ पौधे के ऊपर शीत ऋतु यानी ठंड का और गर्मी का प्रभाव न पड़ा हो। ठीक है, यानी सर्दी से खराब हो जाते हैं ना पेड़ पौधे, गर्मी से भी सूख जाते हैं पेड़ पौधे, तो ऋतु का प्रभाव न पड़ा हो, मौसम का प्रभाव न पड़ा हो। ठीक है, पाले में
क्या लिखा है, मतलब ऋतु का प्रभाव न पड़ा हो, इसका मतलब क्या है, पाला पड़ जाता है ना, ज्यादा ज्यादा सर्दी पड़ती है तो ओस गिरती है ज्यादा, ठीक है, बर्फबारी हो जाती है तो उससे उससे पौधे खराब हो जाते हैं, ठीक है। कीड़े या घुन न लगा हो, कीड़ा वगैरह न लगा हो, ऐसी वनस्पति लेनी है। दूसरा क्या दे रखा है, लिखा है तुरंत उखाड़ी गई हो, ठीक है। एक शब्द लिखा है तत्क्षणा कष्टाद, तत्क्षणा कष्टाद, ये शब्द आपको याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, तुरंत उखाड़ी गई हो यानी ताजा औषधि लेनी है। क्षुणवाद बोले तो अच्छी तरह से कूट पीस कर, इन गुणों से युक्त ताजी औषधि को कूट पीस कर वस्त्र से छाना हुआ स्वरस चिकित्सा हेतु उपयोग में लाया जाता है, यानी रोगी को दिया जाता है, मरीज को दिया जाता है। अगले पेज पर आ जाओ। अगले पेज पर लिखा है मृदु द्रव्य, बोले तो जो कोमल द्रव्य होते हैं, बोले तो कोमल जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जैसे अदरक है, रसोन है। रसोन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा रसोन का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। बोलो भाई, रसोन किसे कहते हैं, भावेश्वरी, रेणुनागर, भगवान सिंह, हर्षित, बोलो भाई रसोन किसे कहते हैं, क्या है रसोन। तो इनको क्या कर रहे हैं हम, इमाम दस्ते में, बोले तो खरल में कूट कर स्वरस इनका निकाला जाता है। वर्तमान में विभिन्न क्षमता वाले जूसर होते हैं ना, जूसर, जूस निकालने वाले जूसर, इनसे क्या करते हैं हम, स्वरस निकालते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप नीचे, देखो भाई क्या लिखा है, ताजी औषधि अगर नहीं मिले, अगर ताजी औषधि नहीं मिले तो शुष्क द्रव्य को, यानी सूखा हुआ जो अपन ने जो द्रव्य लिया है, सूखी हुई औषधि जो ली है, उसको यवकूट कर ले। यवकूट बोले तो उसको कूट ले, ठीक है। और 8 गुना जल में क्या कर दे उसको, 8 गुना जल में क्या कर दे उसको डाल दे भगोनी में, ठीक है। भगोनी में डालकर 8 गुना जल उसमें, यानी 8 गिलास उसमें पानी डाल दें और उसे कब तक पकाए, उसे जब तक पकाए जब तक वो 1/4 शेष न रह जाए, यानी 2 गिलास जब तक न रह जाए तब तक उसको पकाना है, उसे क्या कहते हैं हम, क्वाथ कहते हैं, ठीक है। चलो अगले पेज पर आ जाओ भाई। अगले पेज पर क्या लिखा हुआ है, अगले पेज पर लिखा हुआ है स्वरस की मात्रा कितनी लेनी है, यानी अगर हमें किसी रोगी को स्वरस पिलाना है तो वो हमें पिलाना है आधा पल। आधा पल बोले तो आधे पल का मतलब क्या होता है, 24 ग्राम होता है। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, रसोन का मतलब क्या होता है, लहसुन होता है, ठीक है। ध्यान रखना सब इसका, है ना। तो आधा पल बोले तो कितना लेना है, 24 ग्राम लेना है हमें स्वरस, ठीक है। और सेवीरियता अवधि बोले तो ये कब तक ताजा रहता है, इसको तुरंत पीना चाहिए, 4 से 6 घंटे के भीतर इसको पी लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम स्वरस के अंदर जैसे अपन को कड़वा लगता है, जैसे नीम का रस अगर अपन पी रहे हैं, ठीक है, तो वो अपन को कड़वा लगता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसमें हम शहद मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, छार मिला सकते हैं, जीरा मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, घृत या तेल मिला सकते हैं, ठीक है। तो कितने मिलाने चाहिए, 6 ग्राम की मात्रा में यह मिलाने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपकी ये स्वरस कल्पना कंप्लीट होती है, बाकी की बात करेंगे अपन कल, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है भाई, ठीक है। और आप लोग क्या है कि क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो भाई,
आज मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा, 15 मिनट वेट करना पड़ा, तब आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करी है। तो आप लोग अगर टाइम से क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर सिलेबस कैसे टाइम पे पूरा होगा, ठीक है। तो आप लोगों के हाथ में है सब कुछ, क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो भाई, ठीक है। और बाकी की बात अपन करेंगे कल, ठीक है। और 1-2 दिन के बाद में आपकी एक और क्लास स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो 2 क्लास हो जाएगी आपकी, तो रसशाला अपन जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है। चलो तो फिर बाकी की बात करेंगे कल। थैंक यू। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास की फीस जमा नहीं करवाई है, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास की फीस अभी तक जमा नहीं करवाई है, वो कृपया करके क्लास की फीस जमा करवा दे, ठीक है।